क्या आपने होंडुरस और एल सल्वाडोर के बारे में कभी सुना है? दो ऐसे कंट्री की जो एक दूसरे के साथ युद्ध पे चले गए एक फुटबॉल मैच की वजह से। क्या आपने पापुआ न्यू गिनी के बारे में सुना है? एक ऐसी जगह जहां पे 800 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, एक छोटे से आइलैंड के अंदर। क्या आपने अफ्रीका के वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर के बारे में सुना है? कॉन्गो वॉर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे डेवास्टेटिंग वॉर था पूरी दुनिया के लिए। ऐसी बहुत सारे कंट्रीज है हमारी दुनिया में जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। आज के वीडियो में हम उसी कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट। आज के वीडियो के एंड तक आपको दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपने आज तक सुनी ही नहीं होगी। सबसे पहले मैं 21st सेंचुरी के सबसे डेडलीस्ट वॉर के बारे में बात करता हूं। वो था कॉन्गो वॉर। अफ्रीका में होने वाले इस युद्ध के बारे में हम लोगों को कभी सुना ही नहीं देता। हमें रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टीन के बारे में पता होता है, लेकिन हमें कॉन्गो वॉर के बारे में पता नहीं। कॉन्गो वॉर जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर लड़ा गया था, जहां पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व थे। रवांडा, युगांडा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कवर करते हैं, वो सारे कंट्रीज इस युद्ध में इन्वॉल्व थे। इसका डेथ टोल जो है वो 6 मिलियन तक जा चुका है। इस युद्ध के अंदर जो पहला युद्ध था वो तख्त के लिए था, मतलब कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बनने के लिए युद्ध था। लेकिन दूसरा युद्ध जो था वो हुतु तुत्सी जो एथनिक ग्रुप है उसके बारे में बन चुका है। इस हुतु तुत्सी एथनिक ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ इस हद तक लड़ने लगे कि 8 लाख से भी ज्यादा तुत्सी लोग मारे गए और उनके रिवेंज के लिए जो है हुतुस को मारना शुरू कर दिया। ये युद्ध आज के दिन तक भी डिस्प्यूटेड है और आज के दिन तक भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो युद्ध की कगार पर है। दूसरा जो है हम यूरोप पे आते हैं। हालांकि यूरोप के बारे में हम जैसे ही बात करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज याद आती है रशिया यूक्रेन। रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है वो चल रहा है नेटो और रशिया के बीच में, जहां पे नेटो का बढ़ता इन्फ्लुएंस रोकने के लिए रशिया ने जो है यूक्रेन पे अटैक कर दिया। लेकिन रशिया यूक्रेन के युद्ध को समझने के लिए हमें मोल्डोवा ट्रांसनिस्ट्रिया का युद्ध समझना पड़ेगा। हेलो मोल्डोवा भाई, हमने सुना आपको नेटो के अंदर आना है। हाँ भाई, मुझे नेटो के अंदर आना है भाई, जरूरी हो गया है। जी बिल्कुल, वेलकम वेलकम। बट एक सवाल था मेरा, क्या आपके यहाँ पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है क्या? हाँ भाई, हमारे यहाँ पे ट्रांसनिस्ट्रिया का इश्यू चल रहा है जो कि रशियन बैक्ड है, इसलिए तो हमें नेटो के अंदर आना है। ओह, फिर तो हम आपको नेटो के अंदर नहीं ले सकते, आई एम सॉरी। ये है मोल्डोवा ट्रांसनिस्ट्रिया का रीजनिंग। और आप ये चीज समझ लीजिए कि रशिया ने ट्रांसनिस्ट्रिया में जो है भड़काया है, उसके कारण है कि मोल्डोवा जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन जाता है। और नेटो का एक रूल है कि जहां पे डिस्प्यूटेड लैंड एग्जिस्टिंग होता है उसे हम नेटो के अंदर नहीं लेंगे। और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध आज के दिन चल रहा है, इट इज अ वेरी डिफेंसिव वॉर। इसका कारण यही है कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन के अंदर वो ज्वाइंट हो जाए, तो वो जितना हो सके उतना इस कॉन्फ्लिक्ट को ड्रैग कर रहा है। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बात करें, मैं आपको आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये है एवरीथिंग की लेजी बॉटल 1। एवरीथिंग जो ब्रांड है वो मेरी अपनी ब्रांड है, जहां पे मैं कॉफी, फ्लास्क, डेस्क मैट, ऐसी सारी चीजें बेचता हूँ। इन सिंपल सेंस मेरी प्रोडक्ट जो है वो डेस्क रिलेटेड है, यानी कि अगर आप डेस्क पे बैठते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। This is my creative output to the world. So do support my initiative. Link is in the description. Trust me, आपको प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा and they are also price effective. तो अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है फुटबॉल वॉर नाम की चीज हुई। इसको मैं अपनी स्किट से समझाता हूँ। भाई तुझे पता है नॉर्थ अमेरिका में एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ फुटबॉल मैच की वजह से युद्ध पे चला गया। क्या बात कर रहा है भाई, यूएसए के अंदर? बट यूएसए में तो फुटबॉल ज्यादा खेला नहीं जाता। अरे भाई, नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए नहीं होता है, और देश भी है इस कॉन्टिनेंट में। जी हाँ,
हॉन्डुरस और एल सल्वाडोर जो है वो नॉर्थ अमेरिका के निचले भाग में आता है। ये हॉन्डुरस और एल सल्वाडोर ऐसी कंट्री है एक दूसरे से एथनिक प्रॉब्लम्स की वजह से ऑलरेडी डिस्प्यूटेड थे, जहां पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कभी ना कभी बाहर आने वाला था, बट ये फुटबॉल मैच के ऊपर आ गया, जहां पे एक दूसरे की टीम को हैरेस करने से उनके फ्लैग जलाने तक बात पहुंची, और एक सुसाइड के बाद जो है वो दोनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध पे चले गए। El Salvador went on to play in the World Cup but lost every match they played and didn't make it past the group stage. So in the end, nobody achieved anything and there were no winners. Except for this guy. लेकिन उसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले वो है इसके नीचे का कॉन्टिनेंट, जो कि है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंट है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के दिन भी ये कॉलोनाइज्ड है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी देश के अंदर इतना इन्फ्लुएंस लेके बैठा हुआ है कि वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता है। हालांकि सॉवरेन नेशंस है, लेकिन कैरेबियन आइलैंड्स को ही ले लो। कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर सिर्फ 12 देश है जो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं। बाकी की 21 टेरिटरी जो है कैरेबियन आइलैंड के अंदर, जो कि वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, वो 21 के 21 टेरिटरी जो है वो अभी भी कॉलोनियल पावर्स जो है उनकी कंट्रोल में है। फ्रेंच, यूएस, ब्रिटेन, ये सारे लोग जो है आज के दिन भी वहां पे कंट्रोल लेके बैठे। तो वैसी सिचुएशन साउथ अमेरिका के अंदर भी है। इक्वाडोर के अंदर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पे अपने नार्को सीरीज तो जरूर देखी होगी। नार्को सीरीज के अंदर जो पाब्लो एस्कोबार के मरने के बाद और उनके बाकी सारे लीडर्स की गवर्नमेंट के साथ संधि होने के बाद जो है ये ड्रग कार्टेल के जो लोग थे जो उसके साथ काम करते थे, ये सारे लोग चले गए इक्वाडोर के अंदर। इक्वाडोर की पोर्ट को आज के दिन भी वो लोग यूज करते हैं और ड्रग्स जो है पहुंचाते हैं यूरोप और यूएसए के अंदर। एल सल्वाडोर आज के दिन कॉन्फ्लिक्ट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो गैंगस्टर वायलेंस है वो इस हद तक पहुंच चुका है कि प्रिजन्स जो है उन्हें भी अपना अड्डा बना लिया गया। ऐसे सारे कॉन्टिनेंट के बारे में अगर आपको इन डेप्थ जानना है, हर एक कंट्री के बारे में अगर जानना है, तो मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर 7 से 8 एपिसोड की पूरी सीरीज अपलोड की है, जहां पे मैं हर एक कॉन्टिनेंट पे एक एक घंटा बिता के डिटेल के अंदर जाता हूँ, हर एक कंट्री के बारे में बात करता हूँ, हर एक कंट्री के लीडर्स के बारे में बात करता हूँ। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वी विल कंटिन्यू द वीडियो। उसके बाद जो है सबसे डिस्प्यूटेड रीजन की बात आती है, वो है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट जो है इसके बारे में हमने सुना हुआ है कि अगर मिडिल ईस्ट को हटा दिया जाए तो दुनिया की आधी प्रॉब्लम हटा दी जाए। What did he say? लेकिन ये इतना सिंपल नहीं। मिडिल ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर मिडिल ईस्ट के बाहर से आती है, जैसे कि इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बारे में ज्यादातर हमें सब पता है। इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इजराइल पैलेस्टाइन से बढ़ के बहुत है। जैसे कि इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है सऊदी अरेबिया और ईरान। सऊदी अरेबिया और ईरान जो हो वो एक दूसरे के साथ युद्ध पे है, क्योंकि उन दोनों को बनना है इस्लामिक कंट्री का लीडर, उन दोनों को बनना है इस्लामिक कंट्री का मसीहा, जहां पे शिया सुन्नी की डिबेट भी आ जाती है और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इसके कारण जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए एक दूसरे से प्रॉक्सी युद्ध करते हैं। प्रॉक्सी युद्ध मतलब कि ये लोग जो है वो एक साइड को सपोर्ट करते हैं और वो लोग जो है दूसरी साइड को सपोर्ट करते हैं। वो वेपन्स देते हैं, वो पैसा देते हैं, ताकि वो दोनों एक दूसरे से लड़े और उसका जो आउटकम होगा उससे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री ज्यादा सपोर्टिव है, कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल। फिर जो है बात आती है साउथ ईस्ट एशिया की। साउथ ईस्ट एशिया जो है वो ऐसी चीज है जो हम लोगों को बहुत कम पता होती है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है साउथ चाइना सी का युद्ध चलता है। साउथ चाइना सी का युद्ध क्या है? तो चाइना जो है वो सी को इतना कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो एक ट्रेड डोमिनेंस ले सके, और यूएस जो है वो इसी कंट्रोल को कम करना चाहता है। चाइना जो है उसके 2 रीजन ये करने के, एक तो इंडिया से जब लड़ाई होगी तो उन्हें बेनिफिट होगा, और यूएस से जब लड़ाई होगी तो पैसिफिक को पूरा कंट्रोल कर सकते। तो ये सारी चीजों का कंट्रोल जो है इसी की वजह से जो है बांग्लादेश के अंदर भी कू हुआ था। कहा जाता है कि यूएस जो है वो वहां पे अपना एक मिलिट्री बेस बना जाता है। अगर उनका मिलिट्री बेस बन गया तो साउथ चाइना सी को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर पाए। और शेख हसीना का जो चाइना के साथ बढ़ता रिलेशन था वो देख के यूएस वैसे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल था, तो शेख हसीना जी हट गई। लेकिन अगर हम साउथ ईस्ट एशिया जो है उसके एक और कंट्री, एक और आइलैंड के बारे में जाने तो पापा न्यू गिनी है। पापा न्यू गिनी जैसे हमने बात की थी 800 लैंग्वेज से भी ज्यादा इस छोटे से आइलैंड के अंदर बोली जाती है, जहां पे सिर्फ ट्राइब्स पाई जाती है। इसी ट्राइब्स के अंदर जो है बोगन वैली नाम की एक जगह है जहां पे वो दोनों एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट कर रहे हैं, जहां पे बोगन वैली जो है अलग होना चाहता है, जहां पे सोलोमन आइलैंड जो है वो सपोर्ट करता रहता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूएस की एक बैकअप प्लान। वी आर चाइना एंड वी आर द किंग ऑफ साउथ चाइना सी। कम ऑन चाइना, वी हैव आवर फ्रेंड देयर।
he is gonna take care of. Oh yes, father, I am here. I am Australia, and I'm gonna take control of Southeast Sea. Don't worry, father. China, I see you. जी हाँ, ये सिचुएशन है आज के दिन जो है साउथ चाइना सी के अंदर चल रही है, जहां पे यूएस को सपोर्ट करने के लिए जो है उसकी एक बैकअप गर्लफ्रेंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है और चाइना के साथ कभी ना कभी प्रॉक्सी चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत हद तक कॉन्फ्लिक्ट दिखने वाला है इन फ्यूचर, जहाँ पे ताइवान, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होने वाले हैं और चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जैसे कि चाइना का इन्फ्लुएंस वियतनाम के अंदर जो कि एक्चुअली यूएस को हरा चुका है, और बहुत सारे अलग अलग लाओस, कंबोडिया, इन सारी जगह पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से वो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है वो दूसरे कंट्री को ही नहीं बल्कि पूरे रीजन को अफेक्ट कर रहा है। सारी चीजों को अगर डिटेल्स में जानना है तो आप ये प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड लेट मी इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डिड आई एक्चुअली मिस